नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं? मेरी आवाज़ जा रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस में। और आज हम पुनः एक क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष। तो आइए अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। मतलब बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया है। आज हम इसी को यहाँ करेंगे। और इसके तहत अगर देखा जाए तो जो सबसे पहला पॉइंट है, आपको ये बताना है इसमें कि बुंदेलखंड की अवस्थिति कहाँ है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में है, हालांकि इसका कुछ क्षेत्र बुंदेलखंड वो सॉरी मध्य प्रदेश में भी है, तो दोनों प्रदेशों को मिला करके इसके उसमें कौन से जिले आते हैं और इसकी अवस्थिति कहाँ है। तो ये देखिए, हम एक मैप, जैसे ये देखिए भारत का मैप है, दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये जो है क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिला करके, वही जो है बुंदेलखंड है। अब इसमें देखिए जो ये आसमानी कलर में है, जैसे झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ये सब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के जिले हैं। इसी तरीके से जो ग्रीन में है, जैसे दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह और पन्ना, ये सब जो हैं वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जिले जो बुंदेलखंड से संबंधित हैं। तो जो हमारा सबसे पहला इंट्रो होगा वो हम बुंदेलखंड का एक परिचय देंगे, कि भौगोलिक परिचय। तो वही इसमें देखिए लिखा गया है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा एवं महोबा जिले बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो है प्राचीन नाम क्या था, वो जेजाक भुक्ति था। ये पीटी में कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा कि इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। अब दूसरा क्या है कि हालांकि इसमें मध्य प्रदेश के कई जिले भी आते हैं, जैसे वही जो मैंने बताया मैप में, दतिया, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह और पन्ना। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमारा जो हो गया वो मध्य प्रदेश के परिचय, सॉरी बुंदेलखंड के परिचय को लेकर के हो गया, कि जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। अब ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश का मैप। और आप लोग भी परीक्षा में एक प्रयास कर सकते हैं, मैप के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र को दिखाने का प्रयास कीजिएगा। इससे जो है आपको एक अंक दो अंक तो जरूर मिलेगा, अधिक मिलेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, कि आप पाई चार्ट, डायग्राम, पॉइंट और मैप का यदि अपने उत्तर में प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती हैं। वही इसमें दिखाया गया है कि देखिए ये है जालौन उत्तर प्रदेश का। सॉरी, ये देखिए जालौन, ये जो नीचे का ये जो क्षेत्र है, यही देखिए बेसिकली उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। अब इसमें है जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। तो आप ऐसे उत्तर प्रदेश का एक मैप बना लेंगे और मैप के माध्यम से भी बुंदेलखंड के क्षेत्र को दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन जब दो चार दस बार आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मैप बनाने आ जाएगा। और इसका प्रयास मुझे लगता है कि जो कोई भी यदि विद्यार्थी मुख्य परीक्षा दे रहा है तो उसको करना चाहिए। और इसका फायदा जरूर परीक्षा में मिलता है। अब देखिए इसमें जो हमारा जो तीसरा पॉइंट जाएगा, अब यहाँ
अब इसमें देखिए जो तीसरा पॉइंट है वो, अब हम एक इंट्रो देंगे कि किसी भी सांस्कृतिक क्षेत्र की विशिष्टता उस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार विकसित होती है। क्योंकि बुंदेलखंड की जलवायु कठोर एवं संसाधन विहीन है, अतः इसने एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति को जन्म दिया, जहां सीमित संसाधनों के बावजूद भी लोगों में जीवन के प्रति उत्साह, वीरता तथा कर्मठता की प्रचुरता देखी जा सकती है। यहाँ आप एक तरीके से बुंदेलखंड की स्थिति को आप बता रहे हैं कि बुंदेलखंड किस तरीके से जो भौगोलिक जो स्थिति है वहाँ बहुत ही विकट परिस्थितियां हैं। एक तरीके से वहाँ के जो लैंड है वो फर्टिल नहीं है, पानी की समस्याएं हैं। तो ले दे करके अगर ज्योग्राफी को देखा जाए तो ज्योग्राफी ने बुंदेलखंड को कुछ विशेष नहीं दिया है, फिर भी वहाँ के लोगों में जीवटता है, जीवन के प्रति उत्साह है। इन इन सब चीजों में बुंदेलखंड फिर भी पीछे नहीं है। तो यही इस पंक्ति में, इस पूरे पैराग्राफ में कहा गया है। और अगर बुंदेलखंड की विशेषता की बात करें तो सबसे पहले मतलब इतनी ज्यादा संसाधन विहीनता के बाद भी यहाँ की जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है वीरों की भूमि, जो सबसे पहली विशेषता है। फिर बहुत धर्मी लोगों का समाज, मतलब यहाँ बहुत से भाषा भाषी लोग हैं, बहुभाषा भाषी लोग, किंतु बुंदेली मुख्य भाषा है यहाँ की। लोक गीतों एवं लोक नृत्य की समृद्ध परंपरा है यहाँ। कला एवं स्थापत्य में विशिष्टता। अब इन्हीं पॉइंट को जैसे आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो ऐसे लिख देंगे कि हम इन्हीं को आगे विस्तार देंगे। तो इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव ये पड़ेगा कि एग्जामिनर समझेगा कि अच्छा इन्हीं इन्हीं पॉइंटों को लेकर के बच्चा जो है वो लिखने वाला है, तो उसके मन में भी एक माइंड मैप जो है वो बन जाएगा। तो चलिए फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए अब वीरों की भूमि के तहत आप दे सकते हैं कि राजा छत्रसाल एवं राजा बुंदेला की कर्म भूमि। अब देखिए इनके बारे में यहाँ बताने का ना तो आपके पास स्कोप है ना तो जरूरत ही है, क्योंकि ये बेसिकली 12 नंबर में पूछे जाएंगे, हो सकता है कभी कभी 8 नंबर में भी पूछे जाए। तो यहाँ आप पॉइंट देते हुए थोड़ी सी विशेषताएं बताइए, पॉइंट दीजिए और फिर आगे निकलिए। इतना मुख्य परीक्षा में, क्योंकि ये ऑप्शनल का पेपर तो है नहीं, जीएस का पेपर है और 20 क्वेश्चंस करने रहते हैं। और जब ऑप्शनल का पेपर होता था तो वहां एक डिमांड होती थी कि आप जो है अपना विचार दीजिए, निष्कर्ष दीजिए, उस प्रश्न से संबंधित जितने डायमेंशंस हैं उन पे विश्लेषण करिए। तो वो ऑप्शनल की चीजें थी, लेकिन जीएस में इतना स्कोप नहीं होता है। तो जीएस में आप बस ऐसे ही पॉइंट पॉइंट दे करके निकलने का प्रयास करिए। फिर देखिए वीरों की भूमि के तहत आपने बता दिया। और दूसरा जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में, तो यहाँ जो है मंदिर निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है, जिसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो ललितपुर से मिलता है। तो यहाँ स्थापत्य एवं कला के क्षेत्र के तहत सबसे पहला देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले इसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ आप मध्य प्रदेश का भी उल्लेख कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित नचना कुठार का पार्वती मंदिर एवं एरड़ का विष्णु मंदिर भी उल्लेखनीय है। ठीक है, तो आप जो है उत्तर प्रदेश में जो ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये दे देंगे, पन्ना जिले में नचना कुठार का पार्वती मंदिर और एरड़ का विष्णु मंदिर उसका उल्लेख कर देंगे। फिर ये स्थापत्य के अंतर्गत ये आ गया। अब अगर देखा जाए लोकगीत के तहत, तो लोकगीत बुंदेलखंड में लोकगीतों की समृद्ध परंपरा रही है। और यहाँ का जो प्रमुख लोकगीत है वो आल्हा है। आल्हा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, वीर रस से संबंधित है। और आज भी बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ साथ पूर्वांचल के भी कुछ जिलों में इसका प्रचलन है, लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे जो लोकगीत, सबसे प्रमुख लोकगीत है वो आल्हा है, आल्हा का उल्लेख करेंगे आप। इसके बाद यहाँ का एक प्रमुख है इसुरी फाग। अब यह गीत बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है। हरताल इसुरी
देखिए हरताल ईश्वरी एक व्यक्ति थे और इन्हीं के नाम पर ये इसरो ईश्वरी फाग जो गीत है इन्हीं के नाम पे पड़ा, जो झांसी के लोकप्रिय कवि थे। इनकी रचनाओं में ग्रामीण एवं बुंदेली जीवन की झलक मिलती है। तो आपका पहला क्या है, आल्हा। दूसरा लोकगीत क्या है, ईश्वरी फाग। और इसके जो जन्मदाता हैं वो हरताल ईश्वरी थे, जो झांसी के एक प्रमुख कवि थे। आप इतना उल्लेख कर देंगे। उसके बाद आ जाइए लोक नृत्य, अगले पॉइंट में। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है वो है ख्याल नृत्य। इस नृत्य का आयोजन पुत्र के जन्मोत्सव पर किया जाता है। जैसे पूर्वांचल से जो लोग संबंधित होंगे, तो जब उनके यहाँ बेटा होता है तो वहाँ सोहर एक गीत गाया जाता है, सोहर गाया जाता है। तो उसी तरीके से जो ख्याल नृत्य है वो जो है पुत्र के आयोजन पर, पुत्र के होने पर किया जाता था। कहाँ, बुंदेलखंड के क्षेत्र में। सैरा नृत्य, ये फसल कटाई के समय खुशी प्रकट करने के लिए किया जाता था। देखिए ये जब हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि पे आधारित थी, आज तो अर्थव्यवस्था प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों सेक्टर में बटी हुई है और धीरे धीरे कृषि पर निर्भरता जो है वो समाप्त हो रही है। लेकिन एक समय जब कृषि ही जीवन का आधार था, और उस समय आप सोचिए जब पहली फसल लोग परिश्रम करके उसको मेंटेन करते थे और 4 महीने के बाद जब उसको काटते थे कि भाई उनको उनको फल मिलने का जो अवसर होता था, तो जो वो खुशी होती थी, उसी खुशी को व्यक्त करने का एक माध्यम था सैरा नृत्य, जो फसल कटाई के समय किया जाता था। अब इसमें एक है धुरिया नृत्य। बुंदेलखंड के प्रजापति लोगों द्वारा इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। वहाँ की एक प्रजाति है, प्रजापति लोगों की एक जाति है प्रजापति की, वो स्त्री वेश धारण करके इस नृत्य को करते हैं। तो लोक नृत्य के तहत ख्याल, सैरा, धुरिया ये प्रमुख बुंदेलखंड के नृत्य हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में देवी नृत्य। अब देखिए इतना बता दीजिए, उसके बाद जो प्रमुख है उनका उल्लेख कर दीजिए, क्योंकि इतना आपको समय नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही बताया है कि आप जो है सारे नृत्य को बताने लगे यदि सारे नृत्य को ही बताने लगेंगे तो आपका इसी में पूरा समय निकल जाएगा और आपका अगला प्रश्न जो है वो प्रभावित हो जाएगा। राई नृत्य, जिसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है, पाई दंडा एवं कार्तिक नृत्य भी उल्लेखनीय है। तो यहाँ आपको क्या है कि यहाँ जो है आपको ख्याल, सैरा, धुरिया के साथ साथ देवी नृत्य, राई नृत्य जिसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है, पाई दंडा एवं कार्तिक नृत्य का भी उल्लेख कर देना है। तो ये बुंदेलखंड का लोकगीत हो, लोक नृत्य हो गया। अब आगे आते हैं। हाँ, अब निष्कर्ष में कह सकते हैं कि बुंदेलखंड स्थापत्य कला, जो मंदिर का मैंने बताया था, लोकगीत, नृत्य संगीत आदि में विशिष्ट स्थान रखता है। तो ये आपका निष्कर्ष हो गया। तो इतना ही इस प्रश्न में जाएगा। तो फिर अब आगे के लिए फिर देख लीजिए कुछ। ये देखिए हमने एक प्रश्न डील किया था फर्स्ट पेपर का कि प्लासी के निर्णय को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त बक्सर की विजय ने पुष्ट कर दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिए, काफी अच्छा प्रश्न है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। तो अगर आपने नहीं देखा तो वहां जाके देख सकते हैं इसको। इसके साथ साथ हाँ, ये देखिए हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। ये इस टेलीग्राम चैनल से इसलिए आप लोग जुड़िए क्योंकि ये जो हमने पढ़ाया है इसका पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। और अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ आप पीडीएफ बना के भेज भी सकते हैं हमको, और हम 1 या 2 दिन में उसको चेक करके उसमें जो भी कमियां हैं, जो भी उसमें समस्याएं हैं, वो आपको बता देंगे। और इसका पीडीएफ तो आपको वहाँ मिल ही जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़िए।
साथ ही हमारा यूट्यूब का चैनल है समृद्धि आईएएस, इससे आप लोग जुड़िए। और हमारा प्रयास वही है कि इसके माध्यम से हम आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनकी बहुत संभावना है एग्जाम में आने की, वो यहाँ इसके माध्यम से कराएंगे। तो आप लोग जुड़िए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। और चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।